दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। दो दिल मिल रहे हैं, कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आगे सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए सूरज ने अपनी टैक्सी सड़क किनारे रोक दी। वह आगे वाली सीट पर बैठ गया, सपनों में खोया हुआ। उसने अपना सिर पीछे खींच लिया। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, इसीलिए सूरज ने टैक्सी सड़क किनारे खड़ी कर दी। वह जानता था कि सड़क पर जल्द ही पानी भर जाएगा, जिससे घर लौटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसका घर बहुत ही दूर था, लेकिन उसे कार के खराब होने की ज़्यादा चिंता थी। उसकी जेब में उसे ठीक करवाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने कार खड़ी करने का फैसला किया। सूरज देर से घर पहुंचे भी तो क्या फर्क पड़ता, आखिर घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई तो नहीं था, ना बीवी ना बच्चे। सूरज अकेला रहता था और बेवजह जल्दी बाहर जाकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। सूरज ने सीट पूरी तरह से पीछे की ओर करके आराम से सो गया। उसने अपनी टोपी सीट पर रखी और फिर जल्दी ही सो गया। जिस सड़क पर उसने अपनी कार खड़ी की थी वह पूरी तरह खुली और साफ थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज शहर के बाहर एक परिवार को उनके घर छोड़ आया था। वह उन्हें छोड़कर आया था, लेकिन वापसी में बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया था। वहाँ इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन जब होती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। आज भी ऐसी ही बारिश हो रही थी और इस मौसम में कोई सवारी मिलना नामुमकिन सा लग रहा था, इसीलिए कोई जोखिम न उठाते हुए सूरज ने गाड़ी साइड में लगा दी। सूरज सोने ही वाला था कि तभी उसकी टैक्सी की खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ। सूरज ने अपनी टोपी उतारी और बाहर देखा तो एक लड़की खड़ी थी जो पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वह बिल्कुल डरी हुई लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठों पर लिपस्टिक और आंखों के नीचे काजल। उसका काजल फैला हुआ था, शायद रोने की वजह से। वह डरी हुई लग रही थी और खिड़की पर जोर जोर से पीट रही थी। सूरज ने धीरे से खिड़की खोली और पूछा, क्या हुआ? उसने तुरंत जवाब दिया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसके गले में डर साफ झलक रहा था। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि उसकी आंखें नींद से भरी थी या नशे में, लेकिन वह रोता रहा। सूरज ने जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। वह तुरंत अंदर गया और हाथ हिलाया, जल्दी चलाओ। सूरज ने पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़के ने जवाब दिया, बहुत दूर जाओ। और उसने पीछे मुड़कर देखा, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। क्या मतलब, कहाँ जा रही हो? सूरज ने धीरे से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहाँ हूँ। सूरज ने लड़की से फिर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बार बार अपना सिर पीट रहा था। नींद और नशे का असर और भी साफ होता जा रहा था, मानो वह खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था। लड़की अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। अचानक वह बोल पड़ी, वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। इतना कहते ही वो पिछली सीट पर खुद को गिराकर लेट गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। सूरज उसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब सूरज ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लड़की तो जैसे खुद पर से होश ही खो बैठी थी और सूरज एक अजीब सी उलझन में फंस गया था। वह सोच रहा था, अब क्या करूं? इस लड़की को कहाँ ले जाऊं?
क्योंकि वह तो बेहोश होकर गिर गई थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था आगे की सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और गाड़ी के फंसने के चांसेस है। ऊपर से वह रोड भी काफ़ी अंधेरी थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, भगवान ही जाने यह बेचारी लड़की किसके चुंगल से निकलकर भागी होगी। उसके कपड़े सचमुच जगह जगह से फटे हुए थे, कंधे पर कोई दुपट्टा भी नहीं था। सूरज ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो लड़की के हाथों और बाजों पर खरोच के निशान साफ दिख रहे थे। उसी तरह के खरोच के निशान उसके गले पर भी थे। सूरज ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि उसके कपड़े गले के पास से भी फटे हुए थे और उसका शरीर काफ़ी हद तक खुला हुआ था। सूरज ने अपने ऊपर की शाल उतारी और धीरे से लड़की को उड़ा दी। वह लड़की पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी थी। फिर सूरज ने शाल उसके चेहरे तक खींच दी और एक लंबी सांस ली। वो लड़की बहुत सुंदर थी, इतनी कि उसकी खूबसूरती को देखकर किसी भी भले आदमी की नीयत बिगड़ जाए। सूरज ने अपना सिर झटक दिया और फिर से गाड़ी चलाने लगा। तभी एक गाड़ी सूरज के गाड़ी के सामने आकर रुक गई। वह बहुत तेजी से पीछे से आई थी। सूरज को हैरानी हुई। वह सोच रहा था कि मेरी गाड़ी को भला कौन रोक सकता है, कि तभी उस गाड़ी से दो लड़के उतरे और सूरज की गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से थपथपाने लगे। सूरज ने खिड़की की कांच थोड़ी नीचे की और पूछा, कौन हो तुम लोग? वो बोले, क्या आपने यहाँ कोई लड़की को भागते हुए देखा है? भी लड़की को सूरज ने कहा, भागते हुए कौन सी नहीं लड़की? देखा। यहाँ तो इस सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी है। वह गाड़ी तो सूरज की गाड़ी के पीछे ही आई थी और उसके अलावा वहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं थी। उसमें से एक लड़का बोला, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक लड़की भाग रही थी। सूरज ने कहा, मुझे क्या पता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ आराम से बैठा था। मन ही मन उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने उस लड़की को शाल उड़ा दी। फिर वह लड़का बोला, वह लड़की हमारे ही घर की है, वो घर से भागकर आई है। सूरज ने कहा, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह लड़का बार बार सूरज की गाड़ी की पिछली सीट पर झांकने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की इस तरह से पड़ी थी कि उसने अपने पांव पेड़ से सटा कर रखे थे। ठंड के मारे वह कांप रही थी, इसलिए सूरज ने उस पर शाल डाल दी थी। वो किसी इंसान की वजह जैसे कोई सामान हो, ऐसी हालत में वो थी। उन्होंने पूछा, यह पीछे क्या रखा है? सूरज ने कहा, यह मेरा सामान है। क्या अब यह भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्या है और क्या नहीं है? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? एक तो इस तूफानी बारिश ने पहले ही हालत खराब कर रखी है, टैक्सी चल नहीं रही और ऊपर से तुम लोग बेवजह दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। किस लड़की के पीछे पड़े हो तुम? जाओ ना यार, अपना काम करो, मुझे भी घर जाने दो। एक तो यह बेमौसम बारिश, वो भी इतनी तेज, अब घर कैसे जाऊं? खुद यह भी समझ नहीं आ रहा था। सूरज गुस्से में और झुंझलाकर उनसे बात करने लगा। फिर वह लोग वहाँ से चले गए। उनमें से एक लड़का गाड़ी में जाकर बैठ गया। फिर उसने कहा कि टैक्सी में नहीं है, मुझे लगता है वह कहीं छुपकर बैठी है। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी की आगे वाली सीट का गेट खोला और दूसरा लड़का जाकर आगे की सीट पर बैठ गया। फिर वह गाड़ी वहाँ से चली गई। सूरज की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन फिर वही सवाल उसके सामने खड़ा था, इस लड़की का क्या करूं? इसे कहाँ छोड़ूं? काफ़ी मशक्कत और लगभग 1 घंटे की भाग दौड़ के बाद सूरज घर पहुंचा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। सूरज का घर छोटा सा था, उसे अपनी टैक्सी बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी।
उसका घर भी साधारण था, जिसमें सूरज अकेला ही रहता था। सूरज के पिताजी का देहांत हो चुका था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। सूरज की बहन अक्सर उससे कहती थी, भैया अब आप भी शादी कर लो। लेकिन सूरज अपने नाम के जैसा ही अड़ियल था। सूरज कहता, अभी मुझे किसी मुसीबत को नहीं पालना। पहले शादी करो, फिर बच्चे होंगे, फिर खर्चा बढ़ेगा, फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो मनमौजी आदमी हूँ, जब मन किया काम किया, नहीं तो घर में पड़ा रहा। ऐसी जिम्मेदारी से भरी जिंदगी में नहीं जी सकता। इसीलिए उसकी बहन ने उसे समझाना ही छोड़ दिया था। घर की सफाई की सूरज को कोई खास परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह लापरवाह था। जब मन हुआ वहाँ सामान रख दिया और जब मन किया तो पूरा घर चमका दिया करता था, वरना महीने तक झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाता। घर पूरा धूल और मिट्टी से भरा पड़ा होता था, लेकिन सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सवाल उस लड़की का था। वो सोच रहा था कि बेहोशी की हालत में पड़ी उस लड़की को घर के अंदर कैसे ले जाऊं। बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी। अब सूरज को घर में जाकर देखना था कि घर के अंदर की हालत कैसी है, क्योंकि आंगन में अक्सर पानी भर जाता था। एक कोने से बारिश का पानी भी टपकता था। जब भी बारिश होती थी, सूरज वहां पर कोई बर्तन रख देता। लेकिन अब क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त सूरज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वह लड़की थी, जो अभी भी पूरी तरह बेहोश पड़ी थी। सूरज ने पिछली सीढ़ी का गेट खोला और उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश थी। सूरज ने गली की ओर दाएं बाएं देखा, हर तरफ सन्नाटा था। फिर सभी खिड़कियों की ओर नजर डाली, वो भी बंद थी। सूरज ने चैन की सांस ली। अगर किसी ने सूरज को इस हालत में देख लिया होता तो उस पर बदनामी का बड़ा दाग लग जाता। सूरज ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। बड़ी मुश्किल से सूरज ने उसे घसीटते हुए टैक्सी से बाहर निकाला, फिर उसे गोद में उठाया और घर का दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खुलकर सूरज उस लड़की को अंदर ले आया, फिर पैर से दरवाजा बंद किया। बारिश से भरे आंगन को पार करते हुए सूरज कमरे तक पहुंचा और उसे अपने बिस्तर पर लेटा दिया। फिर सूरज ने एक लंबी सांस ली, दोनों हाथ कमर पर रखकर अपनी पीठ सीधी की, क्योंकि लड़की को उठाने में सूरज को काफ़ी परेशानी हुई थी। फिर वह बाहर गया, टैक्सी लॉक की, शाल उठाई और घर आकर वही शाल लड़की के ऊपर डाल दी। लेकिन अब सवाल यह था कि सूरज के घर में सिर्फ एक ही कमरा था। आंगन तो इस तेज बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि आंगन में एक पल भी बैठना नामुमकिन था। लड़की को टैक्सी से बाहर निकालकर कमरे तक लाने में ही सूरज पूरी तरह भीग चुका था। लेकिन अब उस कमरे में सोना भी उसके लिए एक बड़ी उलझन बन चुका था, क्योंकि उस कमरे में वह खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसका बदन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी फुर्सत से उसे अपने हाथों से बनाया हो। किसी फिल्मी हीरोइन को भी उससे जलन हो जाए, इतनी खूबसूरत थी वह लड़की। अब जब वह कमरे में लेटी थी तो सूरज के लिए उसी कमरे में सोना अपने आप में बहुत बड़ा खतरा बन गया था। लेकिन वह क्या कर सकता था। सूरज बाहर आ गया। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आंगन का कुछ हिस्सा छत के नीचे था। सूरज ने वहाँ एक कुर्सी रखी और उस पर बैठ गया। सच कहे तो उसकी नींद की भी बुरी हालत थी। कमरे में सिर्फ एक ही बेड था और जमीन पर पानी टपक रहा था, इसीलिए फर्श पर सोना भी मुमकिन नहीं था। और वैसे भी वहाँ उस लड़की के होते हुए सूरज उस कमरे में कैसे जा सकता था। अगर वह कमरे में
सो जाता तो उसे देखकर शायद उसकी नीयत बिगड़ जाती। सूरज एक ईमानदार और अच्छा इंसान था, लेकिन वह कोई भगवान तो नहीं था, इसीलिए कैसे भी करके वह रात काटनी थी। सूरज एक कुर्सी पर बैठ गया, दूसरी कुर्सी सामने रखी और उस पर पाँव टिकाए। कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला, लेकिन किसी तरह वह रात बीत ही गई। सुबह जब सूरज की आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। उसने झाड़ू उठाया और आंगन में जमा पानी हटाने लगा। पूरा आंगन साफ किया। जब किचन में जाकर देखा तो वहाँ बर्तन वैसे ही पड़े थे। उसने भी बर्तन धोए, अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर उस लड़की के लिए भी कुछ नाश्ता बनाकर तैयार किया। अब सुबह के 9 बज चुके थे। सूरज ने सोचा अब उसे जगह देना चाहिए ताकि वह अपने घर जा सके और फिर वह भी सुकून से सो सकेगा। सूरज ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। वो लड़की अभी भी सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साल हट चुकी थी। उसे देखकर सूरज के मन में अनछाए ख्याल उठने लगे। सूरज ने सोचा अगर वह कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम देख तो सकता है। खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए होती है ना। भगवान ने उस लड़की को इतना खूबसूरत क्यों बनाया होगा। पर फिर सूरज ने खुद से ही कहा, नहीं, चोरी कोई भी हो, चोरी तो चोरी ही होती है ना। पहले सिर्फ चेहरा देखूंगा, फिर मन कुछ और चाहेगा और फिर बहुत गलत होगा। सूरज जरा जोर से खांसा। सूरज के खांसने से वह चौंक कर उठ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें खोलकर कमरे के चारों ओर देखा और फिर फौरन उठकर बैठ गई। वह लड़की सूरज की ओर देखने लगी, लेकिन उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बोली, मैं यहाँ कैसे? फिर उसने अपने फटे हुए कपड़ों की ओर देखा और तुरंत सालों उठाकर खुद को ढक लिया। सूरज ने उससे कहा, शायद आप कल रात नशे में थी। आप मेरी टैक्सी में आई। मैंने आपसे कई बार पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बताया और फिर बेहोश हो गई। मजबूरी में मुझे आपको अपने घर लाना पड़ा। आप पूरी तरह बेहोश थी, इसलिए मुझे आपको उठाकर लाना पड़ा। लेकिन देखिए, यह मेरी मजबूरी थी। मैंने सिर्फ इतना ही किया, इसके आगे कुछ भी नहीं। आप पूरी तरह से सेफ हैं। सूरज की बात सुनकर वह लड़की बहुत घबरा गई थी। सूरज ने कहा, बाथरूम कमरे के बाहर है। आप चाहे तो थोड़ा फ्रेश हो लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। मैंने नाश्ता बना दिया है। बाकी आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपका घर कहाँ है। आपके गांव या एरिया के बारे में कुछ बताइए ताकि मैं आपको छोड़ सकूं। वह लड़की बोली, आपके पास कपड़े होंगे ना। सूरज थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, क्या मतलब? वो लड़की फिर बोली, मतलब कपड़े होंगे ना घर में, क्योंकि मेरे कपड़े फटे हुए हैं। सूरज ने कहा, मेरे पास लड़की के कपड़े नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं है। मेरी एक छोटी बहन है, लेकिन उसकी भी शादी हो चुकी है, इसीलिए घर में सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं। सूरज ने उससे पूछा, क्या आप यह कपड़े पहनेंगी? वो लड़की बोली, हाँ, कुछ भी चलेगा। आप जो भी देंगे मैं पहन लूँगी। सूरज ने कहा, ठीक है। फिर सूरज ने अपनी अलमारी खोली और अपने कुछ कपड़ों में से एक ड्रेस निकाला और बेड पर रख दिया। वो लड़की साल में लिपटी हुई उठी। उसने कपड़े लिए और बाहर बाथरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तब तक उसका सारा मेकअप उतर चुका था। सूरज के ढीले ढाले कपड़ों में वो आरबी डरी सहमी सी लग रही थी। उस लड़की ने अभी वही साल अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। सूरज ने उसके लिए छोटे से टेबल पर नाश्ता रखा। वह लड़की सूरज के सामने वाली कुर्सी पर गई। उसके सामने चाय और नाश्ता रखा था। उस लड़की ने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर चाय पीने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह किसी गहरे सोच में डूबी हुई है। सूरज ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है?
वो लड़की बोली, मेरा तो कोई नहीं है, मैं पूरी तरह बेसहारा हूँ। यह सुनकर सूरज को झटका सा लगा। सूरज ने फिर उस लड़की से पूछा, तो वह लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? वह बोली, वह मेरी बदकिस्मती थी जो मेरे पीछे लगी हुई थी। इतना कहकर वह लड़की अपने आंसू पोंछ रही थी। सूरज ने कहा, जब आप बेहोश हो गई थी उसके थोड़ी दूरी पर ही उन लोगों ने मेरी टैक्सी को रोक लिया था। यह सुनकर वह लड़की चाय का कप जो अपने होठों के पास ले जा रही थी, उसका हाथ वहीं पर रुक गया। वह बोली, फिर उस गाड़ी में कौन था? सूरज ने कहा, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन दो लड़के थे और वह किसी गुंडे जैसे लग रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यहाँ कोई लड़की भागती हुई आई है। इतना सुनते ही उस लड़की के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बोली, फिर आपने क्या कहा? सूरज ने बताया, मैंने आपके ऊपर सर डाल दी थी, इसीलिए उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि कोई है या नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा है। उस लड़की ने राहत की सांस ली और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। सूरज ने कहा, जान तो बच गई, लेकिन अब आगे क्या करना है? सूरज उससे कहना चाहता था कि आप मेरे घर में कब तक रहने वाली हैं, लेकिन सूरज उससे साफ साफ बात नहीं कर पा रहा था। सूरज एक मिडिल क्लास लड़का था। सूरज दूसरे लोगों के घर जाता था, वह लोग भी उसके घर आते थे। सूरज का बचपन इन्हीं गलियों में बीता था। कोई बार जब घर पर वह खाना नहीं बना पाता था तो वह पड़ोसी से मांग कर लाता था और पड़ोसी भी उसे खाना दे देते थे, क्योंकि सबको पता था कि सूरज के घर में कोई औरत नहीं है, उसका घर संभालने वाला कोई नहीं है। अब अगर किसी ने उसके घर में एक अनजान लड़की को देखा होता तो 100 सवाल खड़े हो जाते। सबसे बड़ी बात यह होती कि लोग उसकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाते। वो लड़की बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ? आप मुझे किसी अनाथालय में छोड़ दीजिए। सूरज ने फिर एक बार उस लड़की से पूछा, वह लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? वह बोली, यह मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज़ मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए। सूरज चुप हो गया। आगे उसने कोई भी सवाल नहीं किया। शायद वह लड़की अपनी बातें सूरज से शेयर नहीं करना चाहती थी। यह उसका पर्सनल प्रॉब्लम था। सूरज ने कहा, ठीक है, आप नाश्ता कीजिए, मैं आपको अनाथालय छोड़ आता हूँ। तभी वह लड़की बोली, नहीं, रहने दीजिए, ऐसा कीजिए। और फिर वह चुप हो गई और कमरे में जाकर बैठ गई। सूरज समझ गया कि शायद अब वह कहेगी कि उसे मेन रोड तो छोड़ दे, लेकिन जब बहुत देर तक वह लड़की बाहर नहीं आई हो तो सूरज उसके कमरे के पास गया। दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही सूरज को उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब सूरज ने दरवाज़ा खटखटाया तो अचानक से वह चुप हो गई। सूरज कमरे में जाता उससे पहले ही वह लड़की अपने आंसू पोंछने लगे। लड़की ने कहा, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? पता नहीं क्यों, पर सूरज को उस अनजान लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सूरज उस कमरे से बाहर आ गया, लेकिन सूरज उस लड़की को अपने घर में नहीं रखने दे सकता था। सूरज को डर था कि लोग उस पर उंगली उठाएंगे या उसकी ईमानदारी पर शक करेंगे। थोड़ी देर बाद वह लड़की बाहर आई। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सूरज ने लड़की से कहा, देखिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला हो तो बताइए, मैं आपको उनके घर छोड़ देता हूँ। वो लड़की बोली, मेरा कोई नहीं है। फिर सूरज ने उससे कहा, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। वो लड़की बोली, ठीक है। फिर वह सूरज के साथ बाहर आई और टैक्सी में बैठ गई। सूरज ने टैक्सी स्टार्ट की और उस लड़की को मेन रोड पर छोड़ दिया। लड़की को छोड़ने के बाद सूरज भी अपने काम पर निकल गया, लेकिन पूरा दिन सूरज
उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। बार बार उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह लड़की सूरज के दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी। वह लड़की कौन थी? उसका नाम क्या था? उसने अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया था। और वह लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे वो लड़के कौन थे जिन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए थे? सूरज का पूरा दिन यूं ही लड़के के बारे में सोचकर बीता जो उसके साथ पूरी रात रहकर भी उसने खुद के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। आज बाकी दिनों के मुकाबले सूरज को ज़्यादा सवारियां मिले। रात के 10 बजे के करीब सूरज फ्री हुआ और फिर घर लौटा। आज वह बहुत ज़्यादा थक गया था। किसी पड़ोसी से 2 रोटियां ले आने का उसने सोचा। उसे कुछ खास बनाना नहीं आता था। जब उसकी बहन आती थी तो ढेर सारा खाना बनाकर फ्रिज में रख जाती थी। कोई दिनों तक उसी से सूरज का काम चलता था, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही सूरज ने दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे वह किसी और के घर में घुस गया हो। घर साफ सुथरा था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। वो कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। किचन से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एक पल के लिए सूरज वहीं पर ठिठक गया। उसके मन में पहला ख्याल यही आया, मेरे घर में कौन हो सकता है? ताला तो उसने खुद अपने हाथों से खोला था, तो फिर किचन में कोई कैसे जा सकता है? अगर कोई चोर होता तो घर इस तरह सजा सबरा नहीं होता। कुछ न कुछ जरूर टूटा बिखरा होता। यहाँ तो सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे किसी ने बहुत सलीके से हर एक चीज़ को सजाया हो। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई थी। सूरज धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। हर कदम पर मन में सवाल गूंज रहे थे। जैसे ही वह अंदर गया, वह देखता ही सन रह गया। किचन में वही लड़की खड़ी थी जो उस रात उसके घर आई थी। वह लड़की कुछ बनाने में बिजी थी। कुछ देर तक वह वहीं पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की से क्या कहे। उसने जैसे ही लड़की की तरफ देखा, लड़की ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, जैसे वह बहुत शर्मिंदा हो या शायद उसे डर लग रहा था। कुछ पल ही चुप्पी के बाद सूरज ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने अनाथालय के बारे में बहुत बुरी बातें सुनी है कि वहाँ भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होती, इसीलिए मैं वापस आ गई। सूरज को हैरानी हुई, पर सूरज के जहन में उससे भी बड़ा सवाल था, लेकिन तुम अंदर कैसे आए? ताला तो मैंने खुद खोला था। लड़की ने कहा, आपके घर के बाहर जो पेड़ है ना? सूरज बोला, ओ हाँ हाँ। वो बोली, उसी पर चढ़कर मैं अंदर कूद गई। सूरज एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नाजुक सी डरी हुई सी दिखने वाली लड़की इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाई। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। खाने की खुशबू अब भी फैली हुई थी, पर अब सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, इस लड़की ने कहा। सूरज ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। और इस दुनिया में अगर कोई लड़का और लड़की बिना शादी के साथ में रहते हैं तो लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। मुझसे भी पूछेंगे, यह लड़की कौन है? इस लड़की का और तेरा क्या रिश्ता है? तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? यह सुनते ही उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मैं बहुत मजबूर हूँ, आपके सिवा मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है।
सूरज चुपचाप खाना खा रहा था। उस लड़की ने आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी। शायद घर में और कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका स्वाद बेहद लजीज था। उस खाने में प्यार और अपनापन था। सूरज धीरे से बोला, देखो, इंसान कोई भी हो, जब तक वह अपना ना हो तब तक उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और शायद तुम्हें पता नहीं, पर उस रात जब मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में मेरे घर पर लेकर आया तो तुम्हें देखकर मेरी भी नियत डगमगाई थी। लड़की ने चौंक कर सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर हल्का सा डर दिख रहा था। पर सूरज ने अपनी नजरें फेर ली। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, कल रात मेरे मन में भी ख्वाहिश उठी थी कि दरवाजा बंद कर लो, तुम्हारे साथ रह जाऊं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब लड़की के माथे पर चिंता की लकीरें आने लगी थी, लेकिन सूरज की बातों में सिर्फ सच्चाई थी। सूरज ने कहा, देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं मर्द हूँ। हाँ, मैं अच्छा इंसान हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जब तुम सो रही थी तो इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी के भी मन में गलत ख्याल आ सकते थे। एक पल रुककर सूरज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पूरी रात आंगन में ही कुर्सी डालकर बैठा रहा। मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और खुद को भी वहीं रोक लिया। सुबह तक मेरी कदम में दर्द होने लगा था। सूरज ने धीरे से आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, हर दिन ऐसी परीक्षा में नहीं दे सकता। आज भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। क्या पता रात को फिर तेज बारिश हो जाए। अब तुम ही बताओ, अगर तुम कमरे में सोओगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर में तो बस एक ही कमरा है। वह लड़की गहरी सोच में पड़ गई। फिर धीरे से बोली, आप अपने कमरे में जाकर सोइए, मैं आंगन में बैठकर ही रात काट लूँगी। सूरज ने नजर झुकाए जवाब दिया, देखो, यह इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। इस तरह तो हर रात बोझ लगने लगेगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद सूरज ने सीधा सवाल किया, तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो लड़के कौन थे? लड़की की आंखों में पुराने जख्मों का नमक फिर से घुल गया। उसने कांपते आवाज में कहा, मुझे बस इतना याद है कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे शराब पिलाई थी, इसीलिए मैं वहाँ से तो निकल गई, पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाई। तभी आपकी टैक्सी देखी और मैं उसमें आकर बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं आपके घर में महफूज थी और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा सूरज की जगह और कोई नहीं हो सकती थी। सूरज ने थोड़ा झिझकते हुए फिर पूछा, पर तुम उन लड़कों तक पहुंची कैसे? यह सुनकर लड़की का चेहरा फिर से गीला हो गया। उसका दर्द आंखों से वह निकला, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ, वह मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने अपने ही किसी दूर के भाई से मेरी शादी तय कर दी थी। सूरज खामोशी से लड़की की बातें सुन रहा था। उसका मन उलझा हुआ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वह जाहिर नहीं होने दिया। लड़की ने आगे कहा, मजबूरन मुझे मेरे पिताजी के घर से भागना पड़ा। मैं भागते भागते एक दुकान के पास आई। उस दुकान के पास दो लड़के खड़े थे और उन लड़कों से मैंने मदद मांगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह भी भेड़िया जैसी निकलेंगे। कहते कहते उसकी आवाज़ भर आई। उन्होंने मदद के बहाने मुझे गाड़ी में बिठाया और शराब पिलाई। उन्होंने कहा, यह तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है,
पर जब उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, उससे पहले ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जैसे तैसे करके गाड़ी से भाग निकली। तभी कुछ दूरी पर आपकी टैक्सी खड़ी थी। मैं आपकी गाड़ी में आकर बैठ गई और बस आपको गाड़ी चलाने को कहा। यही सब हुआ था। सूरज ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़ दूं? लड़की ने कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। अगर मैं मेरे घर वापस गई तो फिर भी मेरी सौतेली माँ उस बिगड़े हुए लड़के के जबरन मेरी शादी करवा देगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसके घर वापस ना जाने का उसका इरादा अभी भी पक्का था। सूरज ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? लड़की ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बस आप मुझे अपने घर में रहने दीजिए। सूरज थोड़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तुम्हें यूं ही मेरे घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। अगर मुझे तुम्हें अपने घर में रखना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उस लड़की ने हैरानी से कहा, वो क्यों? सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, इस एरिया में मेरी बहुत इज्जत है। अगर मैं किसी अनजान लड़की को यूं ही अपने घर में रखूंगा तो लोग उंगली उठाएंगे और मेरी बदनामी होगी। लड़की ने एक बार फिर सूरज की ओर देखा और फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच कहे तो वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम प्रिया था। सूरज भी यही चाहता था कि वह हाँ कर दे, और अब जब उसने हामी भर दी तो सूरज के दिल में एक अलग ही लहर दौड़ रही थी। फिर सूरज ने अपनी छोटी बहन को बुलाया। जब वह आई तो सूरज ने उसे प्रिया की पूरी सच्चाई बता दी। सूरज की बहन ने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिला दिया और अपने पति को बुलाने गई। थोड़ी ही देर में चारों लोग इकट्ठा हुए। वहीं तय हुआ कि सूरज की शादी प्रिया से होगी। सूरज की बहन ने सूरज से कुछ पैसे लिए और प्रिया के लिए शादी का जोड़ा और रोजमर्रा के कपड़े लेने के लिए मार्केट चली गई। करीब 2 घंटे में वह सारा सामान लेकर लौट आई। उसी शाम सूरज और प्रिया की शादी हो गई। गली की कुछ औरतों को बुलाया गया, उनके लिए खाना बनवाया गया। सबको यही बताया गया कि प्रिया सूरज की बहन की कॉलेज की फ्रेंड है, जो अब बेसहारा हो चुकी है, और उसकी बहन ने ही यह रिश्ता पक्का करवाया है। शादी के बाद सूरज की बहन ने एक गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, कोई भी हो, लेकिन तूने शादी की, इसका मतलब तूने उसका साथ निभाने का वादा किया है। तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ भाई। शाम ढलते ही सब अपने अपने घर लौट गए। सूरज जब कमरे में गया तो प्रिया दुल्हन की तरह सज धज कर कमरे में चुपचाप बैठी थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में कुछ खालीपन था, जैसे वह सूरज पर अभी भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। सूरज ने दरवाज़ा बंद किया तो फिर प्रिया थोड़ा और सिमट कर बैठ गई। कमरे में सिर्फ एक ही बेड था और अब दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। सूरज धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। सूरज ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें लगे कि इस रिश्ते में अब भी कुछ अधूरा है तो मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि अब हम इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ थामे रहूँगा। प्रिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तुम्हारा साथी मेरे लिए सब कुछ है सूरज, तुमने तो इज्जत दी है ना, उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो धीरे धीरे उसके और करीब आया, लेकिन फिर भी एक सवाल उसकी आंखों में था। क्या माई प्रिया ने
उसकी उलझन को पढ़ लिया और खुद अपनी आंखें बंद कर ली और फिर पहली बार उन्होंने एक दूसरे को उस एहसास के साथ छुआ और जो भरोसे से पैदा होता है, ना कि मजबूरी से। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और अंदर दो दिल एक दूसरे में भीग रहे थे। उस रात कमरे में कोई शोर नहीं था, बस उन दोनों की सांसों की नरम सी सरगोशी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।